या तो पेपर पीवाईक्यू डिराइव होता है या पीवाईटी होता है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर टॉपिक होते हैं, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हो नहीं रहा है। सिलेबस चेंज हो गया। तो बेसिकली आपको, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को पढ़िए और उसका एनालिसिस करना तो इक्वली इम्पोर्टेंट है। मेंस की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, नो मैटर, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी ही पड़ेगी। और हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अजय साहा, सेकंड ईयर बीएससी स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गाइस, हमारे साथ हैं आज आदित्य कुमार, जो कि नीट 2024 में बताएंगे खुद ही कितना स्कोर किए थे। तो चलिए जानते हैं आदित्य कुमार की कहानी, उनके बारे में। कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य। तो कैसे हो आप? सबसे पहले तो थैंक यू भैया फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बिल्कुल मजे में। मजे में होना चाहिए, कॉलेज में जा गया था। तो कैसे चल रहा है तुम्हारा कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ भैया बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है, नए नए एक्सपीरियंसेस यहाँ पे गेन हो रहे हैं टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पढ़ने में कैसा लग रहा है? फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात करें, ये तो कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंसेस हैं। लाइक जिस लेवल पे हम लोगों को बायोलॉजी 11th में पढ़ाया जाता था और जिस लेवल पे बायोलॉजी अब इन डेप्थ हमें नॉलेज मिल रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। बट हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बायोलॉजी हमेशा फर्स्ट लव होता है मेडिकल स्टूडेंट का, तो बस उसी लव में है हम लोग। और कुछ लग रहा है कि हाँ एनसीईआरटी भी सही था? एनसीईआरटी मतलब एज फार एज डाइजेशन की बात करें कि सब्जेक्ट को डाइजेस्ट करने वाली बात, तो हाँ एनसीईआरटी डाइजेस्टेबल था। यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट वास्ट है, बट द मोर द मेरियर होता है नॉलेज के लिए हमेशा, इसलिए बस ठीक ही लगा, मजा आता है। फिर तो अच्छी बात है। हमें तो पहले पहले टाइम में अच्छा नहीं लगता था भाई, अपने तो लगता था कि एनसीईआरटी ही ठीक है हमारे लिए। तो और बताओ कि एग्जाम स्ट्रेस कैसा रहता है? एग्जाम स्ट्रेस अगर नीट की बात करें और ये पोस्ट नीट की बात करें, तो स्ट्रेस में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे लगता था कि स्ट्रेस जो है वो थोड़ा थ्रेटनिंग रहता था, बट यहाँ पर इतना थ्रेट नहीं है। बट ऑफकोर्स आपको अगर डिसेंसी मेंटेन करनी है, पढ़ाई करते रहना है, तो ऑफकोर्स आपको एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, तो बस एफर्ट डाल रहे हैं। और स्ट्रेस, एज फार एज स्ट्रेस नहीं लेते हैं इसको, लाइक मतलब कि पार कंप्लीशन नहीं आता है। यहाँ पे पढ़ाई को पार कंप्लीशन नहीं आता है कि यू आर बाउंड टू कंप्लीट द स्टडी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा स्ट्रेस दे रहा है, स्ट्रेस नहीं है, कोई अच्छे दे रहा है। तो आप हमको ये बताओ क्या कि रियल वर्सेस रियलिटी में क्या फर्क लग रहा है कॉलेज जाने के बाद? तो रील वर्सेस रियलिटी, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो लाइक मतलब ऐसा होता था कि लाइक मेरे को एक ड्रॉप लेना पड़ गया था। तो ड्रॉप के टाइम पे मतलब कभी कभी मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता था, कभी रात को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम क्या था कि जो फीड जो होती है यूट्यूब की या इंस्टा की, वो अपने आप ही एमबीबीएस से ओरिएंटेड हो जाती है। तो उसमें जैसे देखते थे कि जो लेके डे इन लाइफ ऑफ ऐसे जो स्टफ्स जो आते हैं, हम उससे थोड़ा तो चेंज है, यहाँ पे एक्सपीरियंसेस थोड़े डिफरेंट है। बट मुझे लगता है कि रील से रियलिटी बेटर है, क्योंकि रील में जो दिखाता था वो मुझे हमेशा से लगता है कि टू गुड टू बी ट्रू है, कि लाइक तुम्हें पूरा ही मौज मस्ती करने को मिलेगा। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। हाँ, पढ़ने आए तो ऑफकोर्स पढ़ाई तो करनी है, होता है। बाकी ठीक है, मजा आ रहा है। तो आदित्य कहाँ के रहने वाले हो आप? वैसे ही मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ, सब कुछ दिल्ली से ही किया है मैंने। अच्छा, तो यहाँ तक का सफर कैसे कैसे आपने ये मतलब तय किया और कहाँ कहाँ पढ़ाई किए थे, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ओके, तो मेरी जो स्कूलिंग थी वो वीवी डीएवी, वेद व्यास डीएवी में हुई थी, विकासपुरी दिल्ली में हुई थी। वहाँ पर मैंने अप टू 10th तक वहाँ पे पढ़ाई करी। तो वहाँ पर क्या था कि लाइक 8th तक मैं उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था पढ़ाई के लिए। 8th में मतलब एवरेज और बहुत अबव एवरेज बोल सकती है। बट नाइन्थ में आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझे क्या करना है आगे, तो नाइन्थ में मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। टेंथ में इवन मेरा मतलब 10th में मैंने आईटीसी स्टेज 1 से क्वालिफाई कर लिया था। तो उसके बाद फिर मैं 11th और 12th के लिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं करेंट इंस्टीट्यूट कोटा में एडमिशन लूंगा। तो उसमें मैंने एडमिशन लिया, बट हमारा थोड़ा सा लक खराब था। हमारा 11th में लॉकडाउन लग गया, और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है लॉकडाउन के बाद फिर 11 सब कुछ ऑनलाइन ही था। और उसके बाद फिर
ट्वेल्थ की जब बात करें तो फिर ट्वेल्थ में जब मिड ट्वेल्थ आया, जून जुलाई के आसपास जब लॉकडाउन एक बार उठा था, तो फिर हम लोग गए थे एलन, मतलब एलन का गया था वहाँ पे कोटा में। तो उसके बाद जब स्कूलिंग की वो स्कूलिंग वगैरह सब वही से हुई। और उसके बाद फिर ट्वेल्थ में जाकर के चीजें जो थी वो नॉर्मलाइज हुई, पढ़ाई वगैरह सही से स्टार्ट हुआ। इलेवेंथ में लॉकडाउन खत्म हो गया धीरे धीरे कोरोना का। हाँ, वहाँ पे जब इंटरेक्शन हुआ टीचर्स के, तब जाकर के थोड़ा सीरियसनेस टुवर्ड्स पढ़ाई जाके जनरेट हुआ हमारे अंदर। बाकी मतलब कि बाकी 11 तक तो मुझे लगता है हमने काफी चिलिंग ही करी। तो जैसे आदित्य आप बोले कि आप नाइन्थ से ही तो सोच लिए थे कि डॉक्टर बनना है ना? अच्छा, तो कोई ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था? या जैसे मैंने बताया, नाइन्थ टेंथ में तो मतलब ऐसा कुछ सीरियस कोचिंग नहीं था। मतलब लाइक मैं हमेशा टुवर्ड्स सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंक्लाइन रहा हूँ। बट 11th में मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को एलएन जाना है, एलएन कोटा में पढ़ना है, क्योंकि मेरे जो मतलब सिबलिंग्स है, मेरे बड़े भैया वगैरह, वो सब ने कोटा से ही कोचिंग करी है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि अब जब सब कर रहे तो मुझे भी करना चाहिए। तो उसमें मैंने एडमिशन लिया, बट मैं कोचिंग कर नहीं पाया 11th में। और मतलब कि मोर देन हाफ ट्वेल्थ जो था वो हमारा लॉकडाउन में ऑफलाइन चला, तो उसमें कुछ नहीं होता था। मतलब लाइक लेक्चर्स आते थे, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, और फिर बस वैसे ही चलता रहा। तो जब मेजर जो कोचिंग थी वो स्टार्ट हुई मिड ऑफ द ट्वेल्थ में। मिड ऑफ द ट्वेल्थ से कोचिंग चली, तो उस और जो वाला अटेम्प्ट जो था वो वाला अटेम्प्ट, तो उसमें क्या होता है, हमारा ट्वेल्थ के बाद टर्म वन भी आ गया था। हमारा टर्म वन गया था, हमारा बेसिकली जो बोर्ड था वो दो टर्म में डिवाइडेड था। तो उसमें टर्म वन के टाइम पे भी लीव कर दिया था। तो मेरे को लगता है कि 11 ट्वेल्थ में मैक्सिमम 2 या 3 महीने बस ऑफलाइन कोचिंग करी, बाकी मैक्सिमम टाइम ऑफलाइन ऑनलाइन था। और उसके बाद फिर जब ड्रॉप लिया तो फिर एलएन से ही कोचिंग करी, ऑफलाइन कोचिंग एलएन से करी थी। अच्छा, तो मतलब होता है ना दिल्ली में अलग सा कंपटीशन का माहौल रहता है, 9th 10th से सब कोचिंग जाने स्टार्ट कर देते हैं, तो वैसा आपको नहीं था फोमो का? नहीं, 9 10 से मैंने कोचिंग करी थी एक्चुअली, बट वो कोचिंग कोई ऑफिशियल कोचिंग नहीं थी। लाइक एलएन या आकाश में नहीं पढ़ता था मैं, वो एक नॉर्मल सी बस कोचिंग थी। और हाँ, फोमो था, मेरे स्कूल में जो स्टूडेंट्स थे वो करते थे कोचिंग, काफी बच्चे कर रहे थे। ठीक है, इतना ज्यादा मेरे को लगता है कि इतना की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी एज। और बाकी मैंने एक्चुअली मतलब ठीक था एटीट्यूड वगैरह, 9 10 में ऑलरेडी ठीक था, मुझे लगता था कि काम बन रहा है इधर, तो बस चलता है। होता है ना, मतलब कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं 9th 10th से बच्चों को भेजने लगते हैं कोचिंग में, सोचते हैं कि मेरा बच्चा टॉप कर जाएगा, 9th 10th से पढ़ेगा 4 साल पूरा नीट का सिलेबस। हाँ, मतलब करने वाले करते ही हैं उस टाइम। और दिल्ली में तो और ज्यादा आकाश वगैरह का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं। तो आदित्य, आपका प्रिपरेशन के दौरान जैसे कि आपने बोला कि 3 4 महीने आपका ऑफलाइन कोचिंग चला था 11th 12th में, उसके बाद ड्रॉप दिए थे। तो ड्रॉप के टाइम पे 11th 12th में जो 3 4 महीने आपको ऑफलाइन कोचिंग चला था, उसमें आपका डेली का शेड्यूल क्या था? लाइक जब हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता था, तो जब मैंने बताया वो क्योंकि मिड ट्वेल्थ में स्टार्ट हुआ था, तो बेसिकली क्या था उस टाइम पे हम लोग का पूरा सिलेबस टाइम क्रंच आ गया था कि लाइक अब सिलेबस बड़ा जल्दी कंप्लीट करना है। हाँ, बोर्ड के टर्म वन होने वाला था, उसका फिर टर्म टू इमीडिएटली आने वाला था। तो उस टाइम पे हम लोग की क्लासेस बहुत ज़्यादा लगती थी, लाइक 6 7 8 की क्लासेस लगती थी। तो उस टाइम पे मैं बस क्लासेस करता था और ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था उस टाइम पे। 2 3 3 या 4 घंटे सेल्फ स्टडी करी, और बाकी टाइम पे सोना या बस बाकी बाकी कोर्स में लगता था। जब मैंने ड्रॉप लिया था, तो उस टाइम पे हम लोगों का अप्रॉक्सीमेट 6 आवर्स का क्लास लगता था। और बेसिकली हम लोगों को, मैं लाइब्रेरी में पढ़ना प्रेफर करता था, तो वहाँ पर मेरे को लगता है कि मैं अच्छा खासा स्टडी आवर निकाल लेता था, 8 9 आवर्स का रेगुलर स्टडी। एक नई सिटिंग अगर सारी सिटिंग्स कैलकुलेट करें तो इतना आ जाता है। जैसे कि होता है कि मतलब बस क्लास से तो काम नहीं चलता है, तो घर पे आके भी सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस कोचिंग पे डिपेंड होकर सब कुछ हो जाएगा। तो आपने ड्रॉप ईयर्स में जब कोचिंग के अलावा जो टाइम पढ़ते थे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करते थे पर डे? ओके, तो बेसिकली जो मेरा जो आखिरी साल था जब इसमें सिलेक्शन हुआ, इसके जस्ट बिफोर मैं एसआरजी में था एलएन में। तो स्टार एंकर में क्या होता था, बेसिकली आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स देते थे एलएन में सॉल्व करने के लिए। तो उसमें क्या था कि जब स्टार्टिंग तो मेरी जो फिजिक्स वगैरह था, फिजिक्स मेरी मतलब स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट था, तीनों में सबसे ज्यादा अपने मार्क्स फिजिक्स में आ गए थे। तो
उस टाइम में मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में तो डेली का टारगेट रहता था, कंप्लीट अचीव नहीं कर पाता था, 100 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट करने का। बट वो अचीव नहीं होता था, मतलब मेरे को लगता है 50 क्वेश्चन, वो भी मतलब 2-3 दिन के गैप पे कल नहीं कर पाया था क्वेश्चन, तो आज करूंगा। बट जब एंड आने लग गया था तो फिर आई वॉज डैम श्योर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। तो अगर ऑल इन ऑल देखें तो बायोलॉजी को भी इंक्लूड करें, मैं बायोलॉजी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था अलग से। तो अराउंड 200-300 क्वेश्चन मतलब पर्सिबिलिटी इन टोटल। पर डे? हाँ, पर डे। लाइक अगर कैम बायो अगर आज कर रहा हूँ तो कल फिजिक्स का बायो करूंगा, और फिर परसों फिजिक्स केमिस्ट्री करूंगा, ऐसे करके। आदित्य, तो बताओ, तो बताना चाहेंगे मेरे को कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? बेसिकली क्या है कि आपको नीट का पेपर में कोई वाइवा तो देना चाहिए, करना तो क्वेश्चन है। तो जैसे क्या होता है कि बेसिकली हमें जैसे सिखाया गया था, ये पर्सनली मेरे को काफी अच्छा लगता है कि चीजें जब तक इन्वॉलेंट्री नहीं हो जाएंगी तब तक चीजें काम कैसे करेंगी। बेसिकली टाइम crunch इतना ज्यादा होता है कि हम लोगों का 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, पर ये तो असली में नाम की चीजें होती है। हाँ। बेसिकली ऐसा होता है कि 3 मिनट भी करते हैं कुछ क्वेश्चन। ऐसा तो होता है कि 30 मिनट सिग्नेचर और बाकी चीज हाँ, में चला जाता है। वो भी बहुत बड़ा इशू है। तो उसको देखते हो, प्लस एनवायरमेंट भी आपके अकॉर्डिंग होगा नहीं वहाँ पर। तो आपको हर चीज इन्वॉल्ट्री करनी है। लाइक अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई क्वेश्चन सामने से आ रहा है, तो अपने आप ही मेरे हाथ में रहना चाहिए कि मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो जब तक वो हैबिट आपको डेवलप नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा इशू आ सकता है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है। इवन आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, नो मैटर, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी ही पड़ेगी। और देखा जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए भी इफेक्टिव है क्योंकि आपका रिवीजन भी हो रहा है, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। अपने कितने टेस्ट देते थे अपने ड्रॉप के दौरान? ड्रॉप ईयर में बेसिकली हम मैं जिस उसमें का जिस बैच लिया, हमारे बैच में थोड़े टेस्ट ज्यादा होते थे। तो माइनर्स होते थे हमारे पहले, जब स्टार्ट हुआ था बैच तो फिर हमारे माइनर्स 2 वीक में एक बार होते थे, माइनर टेस्ट होता था। और वो भी मतलब टेस्ट तो कंप्लीट आता था, 20 मार्क्स का, लेकिन उसमें सब्जेक्ट होता था वो पार्ट पार्ट टेस्ट रहता था। और उसके बाद फिर 2 वीक पे माइनर होते थे, और हर 3 माइनर के बाद एक मेजर होता था। तो बेसिकली एक मंथ में हमारे 3 टेस्ट अप्रॉक्स हो जाते थे, एक मंथ में। हाँ, ये सितंबर अक्टूबर तक चला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हर वीक एक टेस्ट होता था, मतलब हर वीक एक टेस्ट हो गया होगा। में 4 टेस्ट। हाँ, मंथ में 4 टेस्ट। और फिर जब जैन आ गया तो उसके बाद फिर मंथ में एक वीक में 2 टेस्ट हो रहे थे। और साथ में एलएम ने हमें बुक भी दी थी, वो प्रीवियस ईयर पेपर वाली। तो वो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक थी, तो मैं वो उसके पेपर पूरे सॉल्व कर रहा था। मैंने 2016 तक के सारे पेपर सॉल्व कर दिए। तो 2016 हाँ, 2016 से लेके 2023 तक सारे पेपर मैंने अपने तरफ से सॉल्व किए थे। तो वो था। और साथ में फिर मैंने टेस्ट सीरीज भी ली थी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पीडब्ल्यू की ली थी, तो वो भी मैं सॉल्व करता था। अच्छा आदित्य, बोल रहे हैं कि टेस्ट देने के बाद टेस्ट को एनालिसिस करना जरूरी है या बस ऐसे ही छोड़ देते? टेस्ट का एनालिसिस करना तो बहुत जरूरी है। अब देखिए कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो, और अगर वो टेस्ट दे रहा है तो अप्रोक्सीमेटली एक टेस्ट में आपके पास 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो 200 पॉसिबल क्वेश्चन दैट कैन बी फाउंड है। यस। तो लाइक ये अगर आप वो 200 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर ले रहे हैं, एक्चुअली कुछ नहीं तो मुझे ये 200 क्वेश्चन तो अच्छे से आते हैं। और एक बच्चा अगर मान लीजिए कि बहुत सारे टेस्ट दे रहा है, मतलब अपने अपनी जर्नी में तो टेस्ट दे रहेगा, तो 20 टेस्ट, 40 टेस्ट, 60 टेस्ट देगा, तो उसके पास एक खुद का क्वेश्चन बैंक है। और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लाइक जो पेपर है वो सेम ही तरीके से जज होने वाला है। और प्लस ये भी है कि अगर आपने किसी टेस्ट को पे एफर्ट डाला है, आपने अगर उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टेस्ट का A to Z मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। उस टेस्ट के रिलेटेड कंसेप्ट है, क्योंकि या तो पेपर PYQ डिराइव होता है या PYT होता है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर टॉपिक होते हैं, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हो नहीं रहा है। सिलेबस चेंज हो गया। तो बेसिकली अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को पढ़िए, और उसका एनालिसिस करना तो इक्वली इम्पोर्टेंट है। आदित्य, स्टार्टिंग का जब आपका पार्ट सिलेबस टेस्ट होता था तो उसमें कितने नंबर आते थे आपका? ओके, तो लाइक अगर हम स्टार्ट करें 12th से, तो 12th में तो मेरा स्कोर काफी कम आता था। 12th के जो टेस्ट होते थे तो उसमें मेरे को लगता है मेरा स्कोर, एवरेज स्कोर ही मेरा 400, 450, 460 तक जाता था। लेकिन जब मेरा ड्रॉप ईयर आया था तो मेरा स्कोर काफी एलिवेट कर गया था। उस टाइम पे मतलब 600 क्रॉस करने लग गया था आराम से। माइनर टेस्ट की जब एलएन माइनर होने लगे थे तो उसमें मेरा स्टार्टिंग में तो 604, 607 ऐसे स्कोर आता था।
लेकिन मिड में जब टेस्ट आ गया तो मेरा एक मतलब कांस्टेंट स्कोर 650 क्रॉस करने लग गया था। इवन एंड में तो मैंने कई बार 700 भी क्रॉस किया। बट ठीक था। वो टेस्ट पे डिपेंड करता था। लाइक जो स्टार एंड ग्रुप के जो टेस्ट होते थे उन टेस्टों में मार्क्स उतना ज्यादा फेच नहीं कर सकते थे, क्योंकि लाइक वो टेस्ट का थोड़ा थोड़ा सा लेवल ज्यादा था। बाकी बाकी ठीक था। मतलब मैं मेरे को मतलब 600 मेरा क्रॉस कर जाता था मैक्सिमम टाइम। और मतलब अचानक से जब पावर सिलेबस से फुल सिलेबस में शिफ्ट हुआ तो उसमें मार्किंग का कोई फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन बिल्कुल दिखा। जब पहली बार जब मैंने किया था फुल सिलेबस तो मार्किंग का, लेकिन मेरे को तो प्रिपरेशन का लगता था। मैं सोचता था कि लाइक अब जैसे 9 चैप्टर अभी मेरे को पढ़ने हैं पार्ट में। जब ये 9 चैप्टर जब 27 चैप्टर बन जाएंगे तब मैं कैसे इक्वेशन करूंगा। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन आया था। बट ठीक है, कोप अप किया। बट मार्क्स जो थी वो मेरी इंप्रूव ही हुई, क्योंकि पार्ट कंप्लीशन टेस्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि पार्ट कंप्लीशन टेस्ट मुश्किल बन सकता है पर फुल सिलेबस में मुश्किल नहीं बनेगा, क्योंकि फुल सिलेबस में तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाएंगे जो नहीं कोई पूछे जाते हैं। इसलिए मार्क्स में हमेशा एलिवेशन का। तो आपको ऐसा हुआ है कभी कि मार्क की वजह से डिप्रेशन होता तो था, तो ऐसा हुआ है कभी कि हाँ मार्क की वजह से ऐसा कभी लगा होगा कि नहीं मेरा नीट में तो सिलेक्शन नहीं होगा? ये तो मुझे लाइक पूरे टाइम ही लगता रहता था अच्छा कि अभी तो आ जा रहे हैं, बाद में एनीथिंग है। इवन जैसे 600 भी क्रॉस करता था उसके बावजूद भी मेरे को लगता था कि पता नहीं मुझे स्टिल होगा, क्योंकि क्या था कि मैंने जैसे सुनने में आ रहा था कि अब चीजें थोड़ी सी टफ होते जा रही है। 620 की भी सिलेक्शन नहीं होगा अगले साल, सब प्रेडिक्टेड था। हुआ तो 640 में नहीं हुआ, लेकिन बाद में मेरे को तो लगता था, मैं हमेशा एक फोमो में तो था ही कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और इवन जैसे जब एनएन में जब टेस्ट होते थे, एसआरटी वाले जो टेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें जब मेरे 578 उसमें 600 में क्रॉस करना थोड़ा टफ हो जाता था। तो उस टाइम मेरे को लगता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, इतने टाइम हो गया अभी तक नंबर पढ़ नहीं रहे हैं। तो उस टाइम में काफी मेंटल ब्रेकडाउन आता था, बीच बीच में डिप्रेशन में चले जाता था। बट ठीक है, चलते रहा। फिर कोई इजी टेस्ट आपको। उस टाइम क्या करते थे आप जब आपको डिप्रेशन होने लगता था? जब डिप्रेशन होने लगता था तो फिर तो कुछ भी नहीं करता था तो फिर घर चले जाता था खुद में अकेले। तो घर वाले मतलब कि ये था कि पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया, पूरे टाइम ही साथ में रहते थे। मतलब हर चीज में लाइक कि अगर तुमसे नहीं जो रहा है तो मतलब अब वो मेरे वापस मतलब कि जैसे मेरे घर वालों का ही कहना है, इवन ये बहुत अच्छी सेइंग भी है कि लाइक हम अपनी तरफ से क्या ही कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हैं, बाकी होना नहीं होना ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो बस ये था। ऑन एंड एवरेज मतलब नीट जर्नी में पूरे पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट तो मतलब कि उससे भी आपको लगता है कि सेल्फ बिलीव होना सबसे जरूरी है कि मेंटल ब्रेकडाउन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ये इन सब चीजों में आदमी आदमी को खुद को या कुछ स्टे स्ट्रॉन्ग। अब हर बंदा नहीं है कि अफोर्ड कर सकता है कि मैं घर चले जाऊँ, घर में आके पापा मम्मी से बात करूँ, हर कोई ओपन नहीं होता। लाइक जैसे मैं कई बार भैया से बात कर लेता था, वही बोलते थे कि लगेगा वो हो जाएगा। तो कब आपको लगने लगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जैसे क्या हुआ था कि जब मार्च अप्रैल आ गया तो उसके बाद फिर उस टाइम पे भी मार्क्स तो कम ही आते थे। बट क्या था कि लाइक मुझे लगता था कि मुझे आता सब कुछ है, आता सब कुछ है। बट पहले कहता था मैं थोड़ा ओवर ड्यू कर देता हर चीज को कि लाइक थोड़ा ज्यादा सोच लिया ज्यादा। तो मैं सोचता था कि अब मैं ऐसा सोच भी पा रहा हूँ, ये भी बहुत मेरे हाथ में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता था कि अब शायद हो जाएगा। जब 620 का एक एवरेज स्कोर जनरेट हो गया था, 620 625 का। అయితే रिजल्ट देखने के बाद आपका क्या मतलब फीलिंग कैसा था, घर वाले का रिएक्शन कैसा था? इस बार तो थोड़ा सा मिक्स ओपिनियन था। लाइक जैसे मार्क्स मैंने कैलकुलेट करे थे तो मेरे 670 आ गए थे मार्क्स कैलकुलेट करने पे। उसमें मेरा एक ओएमआर मिस्टेक था। तो जब रिजल्ट आया 4 जून को तो फिर तो जैसे 670 आए थे तो मैंने लास्ट ईयर मार्क्स वर्सेस फाइनल देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सोचा था कि मेरा डीओ कोटा भी था। तो मेरे को लगा था उम्मीद थी मेरे को लाइक यूएमसी एमएमसी में एडमिशन हो जाएगा। बट उसके बाद तो जब रैंक देखी तो लाइक सबसे पहले तो मेरी नजर नहीं कैटेगरी रैंक, तो मैंने कहा यार ये तो 7,000 है, ये तो ये क्या है। बाद में जब देखा तो कैटेगरी ऐसा हुआ है कि नीट 2024 का रेंज देख के सबको समझ में आ गया है। ऐसा हाँ कोई उम्मीद ही नहीं था ऐसा कोई चीज होने का, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है नीट में। हाँ तो रैंक में तो वही वो पहले कैटेगरी रैंक था तो मैं बोला कि ये भी बहुत ज्यादा है। बाद में किया यार देखा तो ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो लाइक वो मुझे थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल लगा कि पहले तो ये थोड़ा अजीब हो गया। बट ठीक था, मेरे को फिर चलो कुछ नहीं, सिलेक्शन तो हो गया। चलो ये बात अच्छी है।
और आप अपने जूनियर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ इतना ज्यादा 660 प्लस स्कोर करने के लिए कोई मतलब मैजिक कुछ करना है या पढ़ाई भी करना है, क्या करना है? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लाइक मतलब लोग बहुत सारी चीज़ों को ना प्रिपरेशन को देख लेते हैं एज अ हर्डल देख लेते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या फिर मैं ये कर रहा हूँ, पर इसको ऐसे ये नहीं देखते कि आप एक्सपीरियंस जो गेन कर रहे हैं। हर चीज़ का एक अपना लाइफ में एक मोटो होता है कि ऐसा नहीं है कि लाइक मैं जैसे मानता हूँ मेरा ड्रॉप हुआ, लेकिन मैं मेरे को उसका कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है, मेरा ड्रॉप हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ मी एंड मेरे कारण हुआ और मेरे को ही झेलना पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपका होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। सबसे सबसे मजे की बात तो ये है, मैं- ये सही ये होता है कि सफलता तैयारी की नहीं होनी चाहिए, तैयारी ही सफलता होनी चाहिए। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, बाकी ठीक है, करते रहे मेहनत। चलिए, थैंक यू आदित्य अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, आपसे मिलने का मौका मिला।